विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं आज बात करूंगा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA द्वितीय वर्ष के उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ महाराणा सांगा ऑफ मेवाड़ के महाराणा सांगा की प्रतिरोध नीति के बारे में। विद्यार्थियों, महाराणा सांगा की इस प्रतिरोध नीति के कुछ अध्यायों के बारे में मैंने आपको इससे पहले की कक्षा में जानकारी दी। आइए विद्यार्थियों, उसी क्रम में आज मैं आपसे बात करता हूँ खानवा के युद्ध के बारे में। विद्यार्थियों, राणा सांगा के नेतृत्व में राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच में 17 जनवरी 1527 को खानवा के मैदान में जो युद्ध लड़ा गया वह भारतीय इतिहास के महान और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। और इतिहासकारों का अगर यह आकलन है कि हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई से नहीं पड़ी बल्कि खानवा की जीत से पड़ी, तो इतिहासकारों के इस आकलन में पूरी तरीके से सच्चाई है। क्योंकि खुद बाबर की नज़र में मुगलों के लिए हिंदुस्तान में उस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा खतरा था तो वह मेवाड़ का महाराणा सांगा था। तो आइए विद्यार्थियों, खानवा के युद्ध के कुछ तथ्यों के बारे में बात करें। और मैंने आपको ये बताया कि राणा सांगा ने सीकरी जाने के लिए छोटा रास्ता न पकड़कर भूसावर होता हुआ लंबा रास्ता पकड़ा और लगभग 1 महीने का समय खराब कर दिया। यह मेवाड़ी फौजों के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ। फौजें पूरी तरीके से थक चुकी थी। यदि राणा सांगा ने सीधा रास्ता पकड़ा होता तो सैनिक तरोताज़ा होते और युद्ध का फैसला कुछ अलग होता। तो विद्यार्थियों, जब हम ये देख रहे हैं कि खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर की फौजें आमने सामने आकर टिक गई, सैन्य दल की संख्या के अगर अनुमान की बात करें तो बाबरनामा में राणा सांगा के सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। लेकिन विद्यार्थियों, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि राणा सांगा के सैनिकों की संख्या बाबर के सैनिकों से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि सैन्य संसाधनों की दृष्टि से, सैन्य तकनीक की दृष्टि से, युद्ध विद्या और क्षेत्र रक्षण विद्या की जिन तकनीकों से बाबर युक्त था वो तकनीकें राणा सांगा और उसके राजपूतों के पास नहीं थी। बाबर के पास विद्यार्थियों उस दौर का एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत तोपखाना था। विद्यार्थियों, बाबर की सेना की ताकत का आधार था उसके अश्वारोही सेना की गतिशीलता, जो पलक झपकते युद्ध के किसी भी कोने में जाकर युद्ध के निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम थी। विद्यार्थियों, बाबर की मजबूती का आधार था उसकी बेहतरीन तुलगुमा पद्धति, जो आगे हम चलकर देखते हैं कि बाबर ने इस युद्ध में उस पद्धति को काम में लिया। विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है और जैसा कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड का यह आकलन है। कर्नल जेम्स टॉड ये मानते हैं कि युद्ध से पहले बाबर ने राणा सांगा के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और संधि के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाई और रायसेन के सरहदी तंवर को इसमें मध्यस्थ बनाया गया। लेकिन मुगल सोर्सेज इस बारे में मौन है, क्योंकि ऐसा होना मुगल सैनिक पक्ष की दुर्बलता को जाहिर करता है, जो कि उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रकार से सही भी कहा जा सकता है। क्योंकि बाबर के सैनिकों का हौसला पस्त था। बाबर के सैनिक बयाना के मोर्चे पर हार खा चुके थे। बाबर के सैनिकों को काबुल की ज्योतिषी मुल्ला शरीफ ने यह कहा कि चूंकि मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व की ओर से लड़ने वाले मुगलों के लिए हार का संकेत है। तो इस कारण उसके सैनिकों का हौसला पस्त था। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाबर ने संधि करने में रुचि दिखाई हो। लेकिन जो भी हो, ये संधि हुई नहीं और हम देख रहे हैं कि 17 जनवरी 1527 को खानवा के मैदान में लगभग सुबह 9:30 बजे रणभेरी बज गई, युद्ध का बिगुल बज गया
और दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। बाबर ने अपनी सेना का गठन ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया, और वह खुद मध्य के हिस्से के पीछे में था। युद्ध प्रारंभ होते ही राणा सांगा ने अपने सेना के बाएं भाग को आदेश दिया कि बाबर की सेना के दाहिने हिस्से पर हमला करे, और यह हमला इतना भयानक था कि बाबर की सेना का दाहिना हिस्सा एक प्रकार से लगभग ख़त्म जैसे ही हो गया था। लेकिन तुरंत बाबर ने वहाँ पर मदद भेजी और स्थिति को तुरंत अपने अनुकूल कर लिया। इसी बीच जो अब तक युद्ध का फैसला सांगा की तरफ जा रहा था, मुस्तफ़ा रूमी की तोपों ने युद्ध का नक्शा बदल दिया और मौत से भी न डरने वाले राजपूत बाबर की तोपों के सामने बेसहाय हो गए। तो मुस्तफ़ा कुली के तोपखाने ने और रुस्तम खान तुर्कमान के नेतृत्व में गतिशील अश्वारोही दल ने घूम घूम कर राणा सांगा के पार्श्व दल पर हमला करना चालू किया और राणा सांगा की सैनिक ताकत को पूरी तरीके से बिखेर दिया। राणा के कई बेहतरीन सैनिक योद्धा मारे गए। दलपत मारा गया, माणिकचंद चौहान मारा गया और अन्य काफ़ी लोग भी मारे गए। राणा खुद युद्ध के अंदर कूद पड़े राणा सांगा, लेकिन एक तीर उनको लगा और वे लगभग मूर्छित जैसे हो गए। तो ऐसी स्थिति में अजमेर का पृथ्वीराज और अन्य राजपूत उनको वहाँ से हटाकर बसेवा ले गए और युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। तो ऐसी स्थिति में हलवद काठियावाड़ के झाला अज्जा ने राणा सांगा की जगह खुद मोर्चा संभाला ताकि सैनिकों को ये लगे कि राणा सांगा युद्ध के मैदान में मौजूद है। लेकिन जैसे ये खबर राजपूत सैनिकों तक चली गई कि राणा सांगा ने युद्ध छोड़ दिया है, तो उनमें भी भगदड़ मच गई और युद्ध के अंतिम चरण में शलदी तंवर ने अपने 30-35 हज़ार का जो सैनिक उसके पास थे, राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और वह बाबर के साइड जा मिला। युद्ध का फैसला बाबर के पक्ष में हुआ और जब बाबर के सैनिकों ने सूचना दी कि राणा सांगा युद्ध से पलायन कर गया है, तो बाबर के उत्साह की सीमा नहीं रही। मृत सैनिकों के सर की मीनारें बनाई गई और उनका पूरा का पूरा टीला लगा दिया गया। इस वक्त बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो विद्यार्थियों, खानवा की ये लड़ाई भारतीय इतिहास की काफ़ी निर्णायक लड़ाइयों में से मानी जाती है और इस युद्ध के परिणाम मुगलों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुए। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पड़ी और इसके साथ ही राजस्थान की देसी रियासतों की और राजपूत स्टेट्स की कमजोरी जग जाहिर हो गई। और इसके बाद से आगे का जो अध्याय था वह राजपूत स्टेट्स की गुलामी का अध्याय था और वह प्रतिरोध की नीति जिसे राणा सांगा ने प्रारंभ किया था और राणा प्रताप ने उसका अवलंबन किया, लेकिन उसके बाद और अन्य राजपूत स्टेट्स ने मुगलों के प्रति सहयोग की नीति को अख्तियार किया, जो हम बीकानेर के राजा राय सिंह और आमेर के मानसिंह के मुगलों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे, हम उस वक्त इस चीज़ को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, यह युद्ध बाबर के पक्ष में इसलिए रहा क्योंकि बाबर की युद्ध नीति और क्षेत्र रक्षण की नीति, बाबर का शक्तिशाली तोपखाना, बाबर की तुलुगुमा और बाबर की बेहतरीन अश्वारोही सेना जो उसको गति प्रदान करती थी, यह बाबर के पक्ष में थी। राजपूत बाबर की तोपों के सामने टिक नहीं पाए और इतिहासकारों का आकलन था कि राजपूत मरने की कला जानते थे, लड़ने की नहीं, लेकिन मुगल लड़ने की कला भी जानते थे और जीतने की कला भी जानते थे। तो ये युद्ध बाबर के पक्ष में रहा और बाद में कहते हैं कि राणा सांगा जब ठीक हो गया तो उसने बाबर के खिलाफ पुनः युद्ध अभियान प्रारंभ करने का निश्चय किया। और जब उसे ये खबर मिली 30 जनवरी के आसपास, जब उसे खबर मिली कि बाबर मेदिनी राय के खिलाफ जा रहा है, तो उसने मेदिनी राय की मदद करने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में 30 जनवरी 1526 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि राणा सांगा की युद्धक नीति से तंग आकर उसके सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। जो भी विद्यार्थियों, इस युद्ध के बाद राजस्थान में राजपूतों की राजनीतिक पराभवता का इतिहास प्रारंभ होता है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे कि अफ़गान
जो अब तक राजपूतों के सहयोग पर निर्भर थे, वे राजपूतों से पूरी तरीके से अलग हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो राजपूत खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारा सहयोग क्या करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की खानवा के युद्ध के बारे में, और आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा राणा सांगा की प्रतिरोध नीति के 2 महत्वपूर्ण अध्याय, मालवा के खलजियों के साथ और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के साथ राणा सांगा के किस प्रकार के संबंध थे। इन तमाम बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। जय भारत, जय हिंद।